डीजे खेसारी फर्स्ट लुक पोस्टर आपको कैसा लगा? खेसारी लाल यादव पवन सिंह और रवि किशन का पैर क्यों छुएगा? खेसारी लाल पवन सिंह के परिवार के बारे में ऊट पटांग बहुत कुछ बोलते हैं। पवन सिंह के साथ जो लड़की इस समय चल रही है वो लड़की है कौन? देंगे इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब। तो भैया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, तो क्या हाल है? ठीक है, बहुत दिनों के बाद Q&A वीडियो आया है, लगभग 2 महीने बाद। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला सवाल पूछने वाले हैं MK यादव वाइन्स। लिखते हैं खेसारी लाल यादव वह लोग का पैर क्यों छुएगा रवि किशन और पवन सिंह का? पवन सिंह को याद होना चाहिए कि उनका चुनाव में वह गया था, सबसे पहले खड़ा था, कह रहा था कि यह मेरा हनुमान है, वह सब याद भुला गया हो। खैर, तो इनके कहने का मतलब ये है कि रवि किशन या पवन सिंह जो स्टेज प्रोग्राम में या फिर पवन सिंह अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो पहले यहाँ से पैर छूना स्टार्ट किया, फिर यहाँ आया, फिर जाने दो, उस तरह की जो बात ये लोग कर रहे हैं, यहाँ से पैर छूना स्टार्ट किया। तो खेसारी लाल यादव को इनका पैर छूना ही क्यों चाहिए? और किस मुंह से ये लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल पहले यहाँ पैर छूता था, पहले यहाँ पैर छूता था? इस तरह की बात ये लोग कह ही क्यों रहे हैं? क्या पवन सिंह को याद नहीं है कि उनके चुनाव प्रचार में सबसे पहले खेसारी लाल यादव ही खड़ा था, जहां पर पवन सिंह ने कहा था कि ये मेरा हनुमान है? ये इनका सवाल है। तो देखो, जवाब सवाल में ही छुपा हुआ है। खेसारी लाल यादव अगर इनका पैर छूता था या छूता है तो वो उसके संस्कार हैं। खेसारी लाल यादव अगर इन लोगों को अपना पिता तुल्य बताता है, बड़े भैया बताता है, तो वो उसके संस्कार हैं। अब उसके संस्कार को भी ये लोग छितर बितर कर दिए हैं। मतलब अपने बयानों से ये लगता है कि ये लोग रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं। नहीं, इनके हिसाब से भाई खेसारी लाल अगर इनको अपना पिता तुल्य बताता है या पैर छूता है, वो रिस्पेक्ट ही तो दे रहा है। अब उसके पैर छूने को या फिर पिता तुल्य बताने को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब आप ये बताना चाहते हो कि आप रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हो, यही मतलब हुआ। चलो, रवि किशन एक बार कहें कि वो हमारा पैर यहाँ छूता था, फिर यहाँ छुआ, फिर वहाँ छुआ, तो एक बार समझ में आता है कि वो बहुत बड़े हैं। और खेसारी लाल यादव को भी ढंग से उनका पैर छूना भी चाहिए, ये संस्कारों वाली बात है। लेकिन पवन सिंह का ये कहना कि पहले यहाँ पैर छूता था फिर यहाँ छूने लगा, भाई ये बहुत ही वाहियात और बकवास बात है। आपको शुक्र इस बात का मनाना चाहिए कि वो पैर छूता भी था आपका। सवाल तो ये कि वो छूता भी क्यों था आपका पैर? कितना छोटा है आपसे? 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, मेरे ख्याल से इतना ही छोटा होगा वो आपसे, इससे ज्यादा छोटा नहीं है। उसके बावजूद भी आपको बड़े भैया पिता तुल्य या पैर छूता था, तो ये तो आपको एहसानमंद होना चाहिए उसका कि वो पैर छूता था आपका, बड़े भैया बताता था, पिता तुल्य बताता था, आपको रिस्पेक्ट देता था, और आपने सब कचड़ा कर दिया। हाँ, अगर आपको जाति का घमंड है कि भैया हम बड़ी जाति के हैं, वो छोटी जाति का है, इसलिए हमारा पैर छुएगा, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इस ऊंच नीच के बारे में कुछ पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान है नहीं। आपकी आवाज बढ़िया है और वो गॉड गिफ्टेड है, इसके लिए आपने मेहनत नहीं किया है। खेसारी लाल की आवाज बढ़िया नहीं है, फिर भी वो यहाँ तक पहुंचा है। इसी से आप उसके संघर्ष का अंदाजा लगा सकते हो। आपसे 1 इंच भी पीछे नहीं हो। हाँ, मैं उसको आपसे आगे भी नहीं बताऊंगा, शायद आपके सामने गुस्ताखी ना हो जाए इसलिए, लेकिन पीछे तो वो बिल्कुल नहीं है। तो पैर तो आपको उसका छूना चाहिए कि बिना आवाज के भी यहाँ तक पहुंचा है वो। रिस्पेक्ट संघर्ष की जाती है, मेहनत की जाती है। रिस्पेक्ट गॉड गिफ्ट का क्या है? वो तो भाई ऊपर वाले ने दिया है, वो दिया है, नेचुरल है वो। अगला सवाल लिखने वाले हैं बिट्टू सिंह चंद्रवंशी। लिखते हैं, भैया जी जो पवन सिंह के साथ में जो लड़की चल रही है साथ में, इस समय वो लड़की कौन है? लोग बोल रहे हैं कि उनकी तीसरी बीवी है, आप बताइए। देखो, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। बात यह है ना कि भोजपुरी की जो हीरोइन है ना, वो बहुत अमीर नहीं है, बहुत पैसा नहीं है उनके पास कि वो अपना एक पर्सनल अलग से होटल बुक कर लेंगी। जब भी वो कोई फिल्म साइन करती हैं, तो जो उनके टीम मेंबर होते हैं, जितने भी लोग उस फिल्म में काम करने वाले होते हैं, उनमें से हीरो को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग बहुत अमीर नहीं होते हैं। फिल्म का बजट भी वही लपेट सपेट के होता है, प्रोड्यूसर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाता, वो भी बहुत अमीर तो नहीं होता। तो क्या करता है, एक ही होटल में सबको रुका देता है। तो जब एक ही होटल में रहते हैं ना, तो कहीं भी आना जाना साथ में ही होता है। हो सकता है कि पवन सिंह के साथ में उस लड़की का कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो, तो साथ में आना जाना होते रहता है। जब फिल्म की शूटिंग साथ में होती है तो एक ही होटल में जब रुके रहते हैं, कल फिल्म बदलेगी, जगह बदलेगा, हीरोइन बदलेंगी, फिर उनके साथ घूमते हुए नजर आएंगे आपको। ये फालतू का पर्सनल रिश्ता नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। दूसरी बात, लड़की है कौन, तो भाई मैंने भी इससे पहले कहीं देखा नहीं है उनको, तो मैं पर्सनली बता नहीं सकता हूँ कौन लड़की है, ठीक है। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि भोजपुरी में वो काम करने के लिए आई हैं, और शायद पवन सिंह के साथ में उनका किसी फिल्म का शूटिंग चल रहा है फिलहाल। इससे पहले 1-2 गाने में भी वो पवन सिंह के साथ काम कर चुकी हैं, और अभी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो जब तक शूटिंग चलेगी वो साथ में नजर आएंगी। फिल्म खत्म, वो अपने घर
खत्म हो जाएगा मामला। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं किशन भाई, लिखते हैं कि खेसारी भैया अपने पुराने लेखक को कमबैक क्यों नहीं करवाते हैं, पुराने जैसा कमबैक क्यों नहीं करते हैं, यही मेरा सवाल है, जवाब दीजिएगा। देखो बात ये होता है ना कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं अभी यूट्यूब पर वीडियो बनाने लग रहा हूँ, अभी अकेले मैं बनाता हूँ, ठीक ठाक मेरे सब्सक्राइबर आ गए तो मैंने सोचा कि चलो एक आदमी रख लेता हूँ। अब मैंने नया एक आदमी ढूंढा, मैंने उसको बताया भाई 15,000 रुपया तुमको सैलरी दूंगा। अब वो आकर के काम करने लग गया। कुछ महीनों बाद उसकी डिमांड बढ़ेगी कि भैया पगार बढ़ाओ मेरा, अभी तो मैं अच्छा काम कर लेता हूँ। अगर मेरी इनकम ठीक ठाक है, उससे मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं बढ़ा दूंगा 2-5 हज़ार रुपये, 20,000 हो जाएगी सैलरी उसकी। फिर अगर आगे काम बढ़िया चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर उसकी डिमांड बढ़े और मैं फिर पगार बढ़ा दूं। बट अगर मेरी कमाई कहीं पर भी जा करके स्टॉक होती है, रुक जाती है या फिर गिरने लगती है, फिर अगर उसका डिमांड आएगा भैया पगार बढ़ाओ, तो जाहिर सी बात है मैं उसको काम पर से हटा दूंगा, फिर कोई नया रखूंगा जो 15,000 में करे। हाँ, तो इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। जो लोग पुराने हो जाते हैं भाई, उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, उनका अनुभव बढ़ जाता है, तो वो पैसा भी ज़्यादा डिमांड करते हैं। इस वजह से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, नए लोगों को लेके आते हैं, उनका डिमांड थोड़ा कम होता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो फ्री में, अरे कैसे हमारा गाना वहाँ तक पहुँच जाए भैया, ये सोच करके फ्री में भी दे देते हैं। इस वजह से नए लोगों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है हर इंडस्ट्री में, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। और ये एग्जाम्पल सिर्फ खेसारी लाल यादव के लिए नहीं था, आप समझ जाओ, ठीक है। अगला सवाल लिखने वाले हैं सचिन टीआर, लिखते हैं कहीं सारे भोजपुरी फिल्म का शूटिंग खत्म होने के बाद भी 2-3 साल से रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको सिनेमा घर नहीं मिल रहा है। लेकिन अब तो कुछ एल्बम वाला गाना भी शूटिंग खत्म होने के बाद 3 महीने 6 महीने बाद रिलीज हो रहा है। कुछ तो 1-1 साल बाद। अब एल्बम इंडस्ट्री में भी कुछ हुआ है या कुछ और कारण है? यस, बिल्कुल कारण है। फिल्में जो होती हैं बन के जब रेडी हो जाती हैं, जब तक वो बिकती नहीं है, जब तक उनका रेट नहीं लगता, तब तक वो फिल्में सिनेमा घर में रिलीज नहीं होती हैं। अब एल्बम इंडस्ट्री पर भी धीरे धीरे वो खतरा मंडरा रहा है। बात यह है कि स्टारों ने अपने आप को पता नहीं कौन कौन सा स्टार घोषित कर रखा है और उन्होंने अपना चार्ज भी बढ़ा दिया है। एक गाने का ये लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए लेते हैं। रिकवरी खेसारी लाल यादव की भाषा में करे तो झाट 5 लाख की नहीं है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो कैसे भी करके मैनेज कर रही हैं, लेकिन जो छोटी मोटी कंपनियां हैं जिनका बजट ही 5-7 लाख का है, वो कहाँ से 20-20 लाख के गाने लेंगी हैं? किसी भी तरह से पैसे वैसे का जुगाड़ करके ले भी ले रही हैं, तो रिकवरी नहीं हो रही है। इसीलिए जो बड़े गाने हैं वो बन के पड़े रह रहे हैं, ज़्यादातर कोई खरीद भी नहीं रहा है। तो ये खतरा है। अभी फिल्म इंडस्ट्री तो इसी तरह से डूब गया, अब एल्बम इंडस्ट्री का नंबर है, ठीक है। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं अजीत पांडे, लिखते हैं झंड जी आप पवन सिंह के बारे में अच्छा न्यूज नहीं बनाते हैं, बुराई ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? हमें अच्छा नहीं लगता है। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि मैं वीडियो आपको खुश करने के लिए नहीं बनाता हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाओगे, अगर पवन सिंह की मैं 50 वीडियो बनाया होऊंगा तो कम से कम 40 वीडियो में मैंने पवन सिंह की तारीफ की है, 10 वीडियो में मैंने उनकी आलोचना भी की होगी। सेम यही चीज़ मैंने खेसारी लाल यादव के लिए भी की होगी। आप जाइए चैनल पर देखिए। जब आप अच्छा करोगे मैं अच्छा कहूँगा, जब आप बुरा करोगे तो मैं बुरा कहूँगा। किसी को इससे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिलहाल इस वक्त जो इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। खेसारी लाल यादव को साइड लाइन करने का प्लान हो रहा है, ठीक है ना। ये गलत है ना, कैसे इसको मैं गलत ना कहूँ। चुनाव का समय था, चुनाव के समय पर जो भी नेता अपने लिए खड़ा हुआ है वो बोलेगा, भाई कुछ भी बोलेगा। आप सत्ता में हो, आपको सुनना पड़ेगा। आपकी पार्टी सत्ता में है, आप सरकार में हो, वो विपक्ष में है, वो बोलेगा और आपको सुनना पड़ेगा। आप चुनाव के बाद उसको लपेट रहे हो, आप लोग सब लोग मिल करके घेर रहे हो, गलत नहीं लगता आपको? ज्यादा शौक है पैर छुआने का? कौन हो, क्यों पैर छुएगा आपका? हो राष्ट्रपति हो, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं करता, पिता तुल्य नहीं बताता, पैर नहीं छूता, तो एक बार कह भी सकते थे कि अकड़ू है वो, घमंडी है वो। अब वो पैर छू रहा है तो भी बुरा है, वो आपको अपना पिता तुल्य बता रहा तो भी बुरा है। तो फिर घंटे पे जाए ना, ऐसा रिस्पेक्ट करना ही क्यों है? इन लोगों का रिस्पेक्ट क्यों करे? वो खेसारी लाल बहुत बढ़िया आदमी नहीं है, बहुत रग रग से वाकिफ हूं मैं। इंसान का शकल देख के बता दूं कौन सा इंसान कैसा है, मन में क्या सोच रहा हो। बट इसी इंडस्ट्री में आप भी हो, इसी इंडस्ट्री में वो भी है। दोनों में से कोई भी अगर किसी को भी साइड लाइन करने का सपना देख रहा है ना, ये सपना पूरा नहीं होगा। इसके मैं खिलाफ हूं और हमेशा खिलाफ रहूंगा, चाहे कोई भी हो, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। हर इंसान की अपनी रोजी रोटी है, उसकी रोजी रोटी से उसका परिवार जुड़ा है, उसके साथ काम करने वाले लोग जुड़े हैं। सबके बारे में सोचना होता है, सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं सोचना होता। कोई मेरा दुश्मन भी है,
अगर वो 50 लोगों को खिला रहा है ना, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसकी रोजी रोटी छिन जाए या उसकी रोजी रोटी पे कभी आँच आए। हाँ, मेरा दुश्मन है, मैं पर्सनली निपट लूंगा, लेकिन अगर आप लोगों का प्लान ये है कि हम सब लोग मिल करके उसको साइड लाइन कर देंगे तो ये नहीं हो सकता। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं राजन दादा, कॉमेडियन। लिखते हैं, अगर किसी के परिवार के बारे में बोलेंगे खेसारी जी, जो पवन सिंह ने बोला है, क्या वह सही किया है या गलत? आपकी क्या राय है, ज़रूर बताना झंड जी। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के परिवार के बारे में क्या बोला। उससे पहली बात ये है कि पवन सिंह के परिवार में फिलहाल कौन कौन है, कौन है उनका परिवार? पवन सिंह के भाई हैं, उनके भाई की फैमिली है और उनकी माता जी हैं, राइट? यही है उनका परिवार। हो सकता है कोई और भी हो। इनमें से किसी के बारे में भी खेसारी लाल यादव ने कब और क्या बोला है? यही मतलब यही परिवार है ना, कि और कोई है? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। आपका ध्यान डायरेक्ट ज्योति सिंह पर गया होगा, राइट? और खेसारी लाल यादव ने भी उसी पारिवारिक मैटर के बारे में बोला है, जो कि है ज्योति सिंह का परिवार। सबसे पहला सवाल ये है, क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना परिवार मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते ना, तभी कोर्ट गए हैं ना उनसे छुटकारा पाने के लिए। तो पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना परिवार नहीं मानते हैं, और खेसारी लाल यादव का कमेंट ज्योति सिंह के पारिवारिक मैटर पे है, ना कि पवन सिंह के पारिवारिक मैटर पे। ओके, ज्योति सिंह का जो मैटर है वो पवन सिंह का पारिवारिक मैटर नहीं है, क्योंकि पवन सिंह उनको अपना परिवार नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं, इज्जत से लेके आए और अपने घर में इज्जत से रखें, तब होगा वो आपका परिवार। तब कोई कमेंट करेगा तो बुरा लगना चाहिए आपको। या आपका फैमिली मैटर कैसे हुआ? ऑब्जेक्शन तो उनको होना चाहिए था, ज्योति सिंह को। उनका पारिवारिक मैटर है ये, वो आपको अपना परिवार मानती हैं, तो उनका पारिवारिक मैटर है, वो चाहे तो ऑब्जेक्शन कर सकती हैं कि मेरे परिवार के बारे में मत बोलो। आप कौन हो भाई? आपको कहाँ इतना बुरा लग रहा है? आप तो उनको परिवार मानते भी नहीं, आपको बुरा ही नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने पारिवारिक मैटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको सुनाने के लिए किया गया था? किसको दिखाने के लिए किया गया था? ऊपर कोई एलियन बैठा है जो देखेगा ये सब, है? इसी जनता को सुनाने या दिखाने के लिए किया गया था ना। इसी जनता से सपोर्ट या विरोध मांगने के लिए किया गया था ना। तो ये एक लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है ना, कि आप सिर्फ आओगे और अपनी बात कह के निकल जाओगे, दूसरा कोई कुछ ना बोले। है ऐसा नहीं हो सकता। आप बोले हो तो उसका जवाब भी तो मिलेगा। आपकी बात जिसको सही लगेगी वो कहेगा कि हाँ भाई, पवन सिंह बढ़िया बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। जिसको आपकी बात में सवाल नजर आएगा वो सवाल करेगा ना भाई, क्यों नहीं बोलेगा? फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। दूसरी बात कि ज्योति सिंह आपके घर जब आती हैं, लाइव आती हैं, रोती हैं, गाती हैं, चिल्लाती हैं और जनता से कहती हैं कि देखो मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ करो। किसके लिए बोल रही थी वो? किसको सुनाना था? किससे इंसाफ चाहिए उनको? जनता से ना। तो जब जनता से कुछ मांगोगे तो जनता हाँ या ना तो करेगी ही ना, कि बस तुम मांगते रहो, अरे भैया थोड़ा इंसाफ कर दो, अरे भैया थोड़ा सा दे दो, और जनता ऐसा हाथ बढ़ के खड़ा रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब मांगोगे तो सामने वाला हाँ या ना कुछ तो बोलेगा ही, तो दिक्कत कहाँ है इसमें? अगला सवाल लिखने वाले हैं पंकज जमुई। लिखते हैं, झंड जी, आशीष यादव का गाना कैसा लगता है? तो आशीष यादव मगही सिंगर है ना। हाँ, तो देखिए आशीष यादव का जो गाना है ना, उनका गाना मैंने तभी सुना है जब उस पर मैंने कभी वीडियो बनाया होऊंगा, क्योंकि उनका जो भाषा है वो मगही भाषा है। मगही भाषा में वो ज़्यादा गाना गाते हैं, और मेरी जो भाषा है वो हिंदी है, भोजपुरी है सेकेंडरी। रही बात मगही की, तो 70% मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि मगही भाषा भी भोजपुरी से कुछ मिलता जुलता है, तो 70% मैं समझ लेता हूँ। 30% कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मुझे नहीं समझ में आते, इसलिए मैं मगही गीत सुनता नहीं हूँ। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो समझ में तो आता है, बोल नहीं पाता मैं, लेकिन समझ में तो आता है, तो उस हिसाब से वीडियो बना देता हूँ कभी कभी। हाँ, जो चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो समझ में नहीं आती है, तो मैं बिहार के कई सारे यूट्यूबर हैं जिनको मैं फ़ोन करके पूछता हूँ इसका क्या मतलब है, तो लोग बताते हैं, तो उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ मैं। रही बात गाना कैसा गाते हैं, तो नाम तो उनका बढ़िया है, गाना बढ़िया ही गाते होंगे। मैंने सुना नहीं है उनका कोई गाना, जब वीडियो बनाया हूँ तभी सुना हूँ। ठीक है, खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं गेमर्स बॉय प्रिंस। लिखते हैं, आप बोलते हो भैया कि इन लोगों को एक्टिंग नहीं आती है, तो पहले इन लोगों का फिल्म क्यों चलती थी? प्लीज़ रिप्लाई। किसकी फिल्म चलती थी? फिलहाल इस वक्त जितने भी लोग भोजपुरी में हैं, जितने लोग हैं अभी फिलहाल, जो छोड़ चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक रवि किशन, मनोज तिवारी, इनकी बात छोड़ दो। अभी जो लोग हैं इनमें से एक निरहुआ, एक ऐसा नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनकी कुछ फिल्में ठीक ठाक चली हैं,
पास्ट में, पहले जब उनकी फिल्म आती थी निरहुआ रिक्शा वाला, और भी कई सारी फिल्में उनकी आई हैं। 5-7 फिल्में ऐसी रही जिनने अच्छा कलेक्शन किया सिनेमाघर से। उसके अलावा कोई एक नाम बताओ जिनकी फिल्म चली है। मुंह से भक्क से हगना नहीं, डेटा के साथ बात करना। कोई है डेटा? मुंह से हगना है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि अरे मैंने भी तो पिछले साल एक काम किया था, पूरी दुनिया में सबसे हिट फिल्म में ही दिया हूँ, बोल सकता हूँ मैं। कोई डेटा है आपके पास कि इनकी कोई फिल्म सिनेमाघर में बढ़िया प्रदर्शन की है? दिखाओ कितने में बनी थी और कितना कमाई है, हमें भी दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं। देखो अभी जितने भी लोग हैं भोजपुरी में, सिनेमाघर में इनकी फिल्में नहीं चली हैं। टीवी पर अच्छे खासे रेट में पहले फिल्में बिकती थी भोजपुरी की, और पहले जो है कि भोजपुरी की जो फिल्मों का बजट होता था वो बहुत कम होता था। उस हिसाब से 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ में फिल्में टीवी पे बिकती थी, 1.5 करोड़ 2 करोड़ में बिकती थी, और बनती 50 60 70 लाख में थी। हाँ, अभी स्टारों ने अपना रेट बढ़ा रखे हैं तो अभी थोड़ा महंगा हो जाता है फिल्म। बड़े स्टारों की फिल्म की बात कर रहा हूँ, थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन पहले वही 70 80 लाख 1 करोड़ तक में फिल्में बन जाती थी, 1.5 2 करोड़ में बिकती थी टीवी पे, तो उससे कमाई हो जाती थी। और 10-20 लाख भी सिनेमा घर से कमा लिए तो एक ठीक ठाक रेवेन्यू बन जाता था। गाने भी यूट्यूब पे डाल देते थे, गूगल पे डाल देते थे, वेबसाइट पे, तो गानों से भी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। सिनेमा घर से कितना पैसा कमाया इन लोगों ने, है कोई रिकॉर्ड? दिखाओ, देखना चाहता हूँ मैं। अगर इन लोगों ने 100 फिल्म किया होगा ना, इनकी 80 फिल्में डिजास्टर होंगी। डिजास्टर मतलब समझते हो? फ्लॉप के नीचे एक वर्ड होता है डिजास्टर, मतलब इसने अपना बजट तक रिकवर नहीं किया। 80 फिल्में ऐसी होंगी। बाकी जो 20 फिल्में बची ना, उनमें से 10 फिल्में मान लेता हूँ ऐसी होंगी जिन्होंने अपना बजट रिकवर कर लिया होगा सिनेमा घर से। बाकी 10 फिल्मों ने थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लिया होगा। दैट्स इट। ये है इनकी सिनेमा घर से इनकम। भोजपुरी के जो एक्टर है ना, ये पॉपुलैरिटी के मामले में कई बॉलीवुड के बड़े सितारों से भी आगे हैं। इनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, फिर भी इनके पीछे कोई पैसा लगा के बड़ी फिल्म क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि इनके अंदर स्किल नहीं है। इनके अंदर स्किल सिर्फ एक ही है, ये गाना, अश्लील गाना बजा के लौंडा डांस कर सकते हैं, पिछवाड़ा हिला सकते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। जो प्रोड्यूसर दूसरी इंडस्ट्री में 400 500 करोड़ रुपया फूंक रहे हैं, उन्हें 50 करोड़ यहाँ फूंकने में उनका क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है? कितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर आए थे भोजपुरी में, प्रियंका चोपड़ा तक आई थी, पता है ना? एक ढेला भी नहीं कमा पाई यहाँ से, मजबूरन छोड़ के जाना पड़ा। प्रोड्यूसर की कमी है, पैसे की कमी है। तुम बना के दिखाओ तो सही। अब लदर भदर प्रोड्यूसर ऐसे गिरेंगे ना कि जगह नहीं होगी उनको खड़ा होने की इधर। बस ये है कि स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है। ये लोग बस अश्लील गाने, पिछवाड़ा हिलाने को, ऐसे ऐसे करने को ये लोग टैलेंट समझते हैं बस, और ये यहीं तक है बस। इसके आगे इनको कुछ नहीं आता। कभी शूटिंग पे जाना, इनके कुछ भी नया सीन लिख दो ना, इनको समझ में नहीं आता करना कैसे है। पुरानी फिल्म का, मिथुन का कोई भी दिखाना पड़ता है, देखो ऐसे मिथुन ने किया था, हाँ यही आपको करना है। इसीलिए इनकी फिल्में देखोगे ना आप, पुराने हिंदी फिल्मों की तरह से दिखेंगी। नया आप कुछ भी लिख दो, आप समझाते मर जाओगे, इन्हें नहीं समझ में आएगा करना कैसे है। इनको दिखाना पड़ता है, देखो वो भी ढंग से नहीं होता इनसे। आप एक्टिंग की बात कर रहे हो। कुल मिला के इनकी फिल्मों का जो रिकवरी है वो गानों से होता है, जो यूट्यूब या वेबसाइटों पर डाला जाता है, लोग वहाँ से सुनते हैं तो वहाँ से कमाई होती है। उसके अलावा टीवी से ठीक ठाक कमाई हो जाती है। सिनेमा घर नहीं होती भाई, भूल जाओ। सिनेमा घर वाले एक्टर ये नहीं हैं। अगला सवाल लिखने वाले हैं MR व्लॉग्स। MR व्लॉग से या मिस्टर व्लॉग से देख लेना। वीडियो बनाने के लिए कौन सा कैमरा लें सबसे बेस्ट? तो इससे पहले आपको ये बताना होगा कि किस टाइप की वीडियो बनाना चाहते हैं आप। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, घूम घूम करके कुछ दिखाना चाहते हैं, तो भाई उस टाइप के लिए आपको एक्शन कैमरा लेना चाहिए, जिसमें आपको गोप्रो आता है, इंस्टा 360 आता है, DJI एक्शन पॉकेट 3 ऐसा कुछ नाम है, वो आता है। ये सब कैमरे बेस्ट हैं अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, घूम घूम कर करते हो। इनका स्टेबलाइजेशन भी अच्छा है और वाइड एंगल भी बढ़िया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर सकते हो। और कैमरे भी ये सब जल्दी ख़राब होते नहीं हैं, लंबे समय तक आप इनको यूज कर सकते हो एक बेटर क्वालिटी के साथ में। 4K, यहाँ तक कि कई सारे कैमरे तो अब 8K तक पहुँच गए हैं। पानी वानी में भी ये सब कैमरे ख़राब नहीं होते हैं। आप पानी में गले में बांध के तैराकी भी कर सकते हो, ये सब कैमरे ख़राब नहीं होते, उसी सब के लिए वो सब बनाए जाते हैं। तो अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो वो सब कैमरे आप ले सकते हैं। हेडशॉट वीडियो आपको शूट करना है, जैसे मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइप की वीडियो एक कमरे में बैठ करके, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, तो आप एक ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा रख के वीडियो बना सकते हो। तो इसमें सबसे सस्ता अच्छा सेटअप जो है वो सोनी का जो मैं यूज करता हूँ, सोनी ZV-E10, सस्ते में सबसे अच्छा कैमरा इसी को फिलहाल माना जा रहा है। और मैं भी जब से यूज कर रहा हूँ भाई बढ़िया इसका आउटपुट है। बस ये है कि इसका जो लेंस है बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है,
तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। थर्ड पार्टी बहुत सारे लेंस मिलते हैं, मैं भी थर्ड पार्टी यूज़ करता हूँ लेंस, विल्ट्रॉक्स का है मेरे पास लेंस, तो ये सबसे बढ़िया है। ओके, मेरे हिसाब से, हो सकता है किसी और के हिसाब से कोई और कैमरा बढ़िया हो तो वो भी देख लेना। मैं कैमरे का एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई साहब, ठीक है। जो लोग कैमरा वमरा रिव्यू व्यू करते हैं उन लोगों के पास ज़्यादा जानकारी होगी। वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, राम बाबू यादव लिखते हैं, झंड आपसे एक सवाल है कि आप जो वीडियो के बीच बीच में गेम का प्रमोशन करते हैं, क्या वो गेम आप रोज खेलते हैं? कसम से बताइएगा। पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करो, स्कूल जाया करो, ठीक है। स्कूल जाओगे तो शिक्षक बाप को बताएंगे कि गेम अलग चीज होता है और शेयर मार्केट अलग चीज होता है। शेयर मार्केट में पैसा लगा के ट्रेडिंग किया जाता है, जो इंडिया में लीगल है, इसी से देश चलता है, देश की इकोनॉमी चलती है। पढ़ाई लिखाई किया करो थोड़ा। गेम और ट्रेडिंग में फर्क ही नहीं पता। कैसे लोग रहते हैं यार। प्रॉफिटेबल गेम बंद हुए 4-5 महीने हो गए, सरकार ने बैन लगा दिया, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कहाँ से पकड़ के लाओ भाई। खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं मंजेश विश्वास, लिखते हैं, क्या प्रशांत किशोर बिहार का सीएम 2030 में बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं तो। अपनी पार्टी से सीएम बनने के लिए उन्हें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें तो वो लोग बना सकते हैं। अब मनीष ब्लॉग लिखते हैं, आपसे पूछना यह था सर कि मैं मुंबई में टैक्सी चलाता हूँ, उसके साथ ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो सब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उसका इलाज क्या है? और मैं टैक्सी चलाऊं या ब्लॉगिंग करूं, कौन सा बेस्ट रहेगा? प्लीज़ रिप्लाई। पहली बात तो ये है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे आपका काम टैक्सी चलाना और ब्लॉग बनाना है, वैसे उनका काम उल्टा सुल्टा करना है। ध्यान नहीं दिया जाता ऐसी चीज़ों पर। इतना लोड लेके चलोगे तो काम कब करोगे हैं? दूसरी बात ये कि टैक्सी चलाना चाहिए या ब्लॉगिंग करना चाहिए। तो देखो, अगर आप ब्लॉगिंग से इतना पैसा कमा लेते हो कि आप अपना घर चला पाओ तो ऑफकोर्स ब्लॉगिंग में आगे बढ़ो। लेकिन आप ब्लॉगिंग से इतना पैसा नहीं कमा पाते हो तो दोनों साथ में करो, क्या दिक्कत है। जब पैसेंजर नहीं है तो अपनी टैक्सी लेके कई ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पर कुछ दिखाने के लिए हो, वहाँ पर ब्लॉग व्लॉग करके पैसेंजर पकड़ो, टैक्सी में डालो, लेके आ जाओ, दोनों काम साथ साथ में हो जाएगा। केडी एडिट ऐसा अनाउंस कर लेना अपने हिसाब से। लिखते हैं, झंड जी आप गुजरात में क्यों रहते हो जब आप यूट्यूब से अच्छा कमाई कर लेते हो, या गुजरात में कोई बिजनेस है? नहीं, कोई बिजनेस नहीं है। बात यह है कि भाई जब अपना मकान है तो अब इसको वीरान तो नहीं छोड़ सकते ना। दूसरी बात यह है कि मेरा पूरा का पूरा गांव यहीं बसता है, गुजरात अहमदाबाद में। 20-25 किलोमीटर के अंडर में मेरा पूरा गांव यहीं पे बसा हुआ है। तो मेरे जो दोस्त यार जितने भी हैं गांव के, वो सब यहीं रहते हैं। तो ये दूसरी वजह है यहाँ रहने की। तीसरी वजह यह है कि मैं यूपी गोरखपुर का हूँ। गांव मेरा बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, नेटवर्क की बहुत समस्या है, वाईफाई का कनेक्शन नहीं है गाँव में, और अपना जो काम है बिना नेटवर्क के होने वाला नहीं है। गर्मी का सीजन है तो पूरा पूरा दिन लाइट ही नहीं रहता। कहते हैं वो तो गेहूँ सूख गया है, कहीं से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया तो गेहूं में आग लग जाएगा। तो इस वजह से पूरा पूरा दिन सुबह से 6 बजे लाइट कटेगी, रात को 10 बजे आएगी, पूरा पूरा दिन लाइट ही नहीं है। इन्वर्टर भी दांत चियार देता है। तो ये सारी समस्या है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लाइट वाइट जाती नहीं है, 24 घंटे लाइट रहती है, नेटवर्क भी अच्छा आता है, सिटी है ये, यहाँ थोड़ी दूर पे गाँव भी है। यहाँ गर्मी में लाइट नहीं कटती, गेहूँ जबकि यहाँ भी बोते हैं सब। पता नहीं इनकी प्लानिंग कैसी है और उनकी प्लानिंग कैसी है। तो इस वजह से मैं यहाँ रहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ रहना, गाँव में ही मुझे अच्छा लगता है, बट मजबूरी है, रहना पड़ेगा। अगला सवाल लिखने वाले हैं टीम राकेश यादव, लिखते हैं, खेसारी लाल यादव का कुछ गाना दूसरे चैनल पर था और चला गया है ग्लोबल म्यूजिक चैनल पे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो भाई देखो, ये सब YouTube के बहुत एडवांस फीचर हैं, ये सब इसको समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मोटी मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई चीज आपके पास है, अगर उसका मालिक मैं हूँ तो मैं YouTube को कहूंगा कि इसका मालिक मैं हूँ। YouTube कहेगा कोई सबूत दिखाओ। मैंने कोई ऐसा सबूत पेश किया जो YouTube को लग रहा है कि नहीं ये हमारी पॉलिसी के अंडर में नहीं आता है, आप अपने कोर्ट में चले जाओ। तो मैं कोर्ट में चला गया और कोर्ट में मैं केस जीत गया और जज ने कहा कि हाँ उस चीज़ का मालिक मैं हूँ, तो जज मुझे लिख करके देगा कि हाँ उस चीज़ का मालिक मैं हूँ। फिर उस चीज़ को मैं जाके यूट्यूब को दिखाऊंगा कि देखो जज ने कहा है कि ये चीज़ मेरी है। तो फिर यूट्यूब उस चीज़ को क्या करेगा, मैं जहाँ कहूँगा वहाँ पर वो भेज देगा कि हाँ भैया तुम्हारा है, लो। तो ये सिंपल भाषा में ऐसा ही है, जबकि ये सब टूल बहुत एडवांस है, इतनी आसानी से ये सब काम नहीं करते। ओके, खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं राहुल यादव, लिखते हैं, डीजे खेसारी फर्स्ट लुक पोस्टर आपको कैसा लगा? प्लीज रिप्लाई। झंड जी हैं डीजे खेसारी, एक मिनट, डीजे खेसारी, हाँ
पोस्टर तो भाई बढ़िया लग रहा है यार, है ना। देख के लगता है कि फिल्म कॉमेडी होने वाली है। और नाम है डीजे खेसारी, तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव इसमें डीजे का ऑपरेटर का शायद काम कर रहे होंगे। कान में क्या हेडफोन है, हाथ में लॉलीपॉप, गले में सीडी का कैसेट। देख के लग रहा है कि एक फुल्ली कॉमेडी फिल्म होने वाली है, क्योंकि पोस्टर से तो ऐसे ही लग रहा है। बढ़िया है, बात करेंगे इसके बारे में फिर कभी। हाँ, यारो द इंडियन लिखते हैं, भोजपुरी फिल्मों के दर्शक जो लोग भी हैं वह ज़्यादातर गांवों से होते हैं, जिनके यहाँ सिनेमा हॉल की सुविधा नहीं होती है, जिनके वजह से फिल्म अधिक कमाई नहीं कर पाती है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या भोजपुरी फिल्मों में यूट्यूब पे ही 100 रुपये का टिकट लगाकर रिलीज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कुछ दिनों पहले आमिर खान के फिल्म सितारे ज़मीं पे को रिलीज़ किया गया था। प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो, पहली बात तो ये है ना कि अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं और दुकान के लिए आपके पास अपना कोई क्वार्टर है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको भाड़ा देना होगा, ठीक है ना, भाड़े पे उठाना होगा, उसमें आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। सेम वैसा ही है यूट्यूब का वो प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को रख कर बेचना चाहते हैं तो उसका भाड़ा लगता है, पैसा देना होता है, फ्री में नहीं डाल सकते आप, ठीक है। और जितना पैसा लगता है ना उतना इनकी फिल्म कमाती भी नहीं है। ये फीचर कोई नया तो नहीं है, बहुत पुराना फीचर है। हिंदी के लगभग 80% फिल्में वहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप जाओगे ढूंढोगे मिलेगा। आप या तो आप उसको रेंट पर लेकर के देख सकते हो या बाई करके खरीद कर देख सकते हो। हिंदी की, साउथ की वहाँ पर आपको फिल्में मिल जाएंगी, भोजपुरी की नहीं मिलेंगी क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता है। दूसरी बात ये कि भोजपुरी फिल्म को अगर आप वहाँ पर डालेंगे 100 रुपये रेंट पर तो वो भोजपुरी फिल्म वहाँ नहीं चलेगी। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि आप सोचो कि 149 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर नेटफ्लिक्स है, जियो हॉटस्टार है, जी सिनेमा है, ऐसे करके बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म है जिनका सब्सक्रिप्शन फीस 150, 200, 300 रुपये तक ही है। और उनके प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या में कंटेंट भरे पड़े हैं, हजारों फिल्में देख सकते हो आप। इतनी फिल्म देखने के लिए जो लोग 100, 150, 200 रुपये नहीं दे रहे हैं, वो एक फिल्म के लिए 100, 150 रुपये देंगे, आपको लगता है? तो भोजपुरी फिल्म वहाँ नहीं चलेगी। पता चलेगा जैसे इनकी फिल्म बजट रिकवर नहीं कर पाती सिनेमा घर से, यहाँ पर भाड़ा रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं सुमित कुमार, लिखते हैं, झंड जी नमस्ते, क्या पवन सिंह और खेसारी का लेवल बराबर है या आगे पीछे? जवाब जरूर दीजिएगा। ये क्या सवाल हुआ? अगर आप सिंगिंग में लेवल नापना चाहते हैं तो ये बेकार है कि आप लेवल नाप रहे हैं। फिलहाल पूरी भोजपुरी में पवन सिंह के सामने कोई नहीं टिकने वाला है। सिंगिंग में फिलहाल पवन सिंह बहुत आगे है। पैसे में अगर आप तौलना चाहते हैं तो इसमें भी पवन सिंह के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा पैसे हैं। आप पॉपुलैरिटी में आप दोनों को एक समान एवरेज, एक समान रख सकते हैं, दोनों ही सेम एक बराबर ही पॉपुलर हैं।